नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इन खबरों में हम जानेंगे मणिपुर के जिरीबाम में शांति समझौते के अगले दिन ही कैसे भड़की हिंसा, देखेंगे लैंडस्लाइड के 4 दिन बाद आज क्या है वायनाड के हालात, जानेंगे हिमाचल में बादल फटने और कई राज्यों में भारी बारिश के रेड अलर्ट के साथ क्या है देश में मानसून का हाल, देखेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले में मदद करने वाले कौन है 6 सरकारी कर्मचारी, जानेंगे क्यों भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोग रिजल्ट नहीं चाहते बस चाहते हैं सेटलमेंट, जानेंगे दावों में क्यों कहा जा रहा है कि ईरानी एजेंट्स ने ही करवाई हमास चीफ हानिये की हत्या, जानेंगे 32वीं ICAE कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन समारोह में क्या बोले पीएम मोदी, देखेंगे क्यों कहा उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज, जानेंगे तीरंदाज दीपिका कुमारी के क्वार्टर फाइनल के साथ क्या है पेरिस ओलंपिक में भारत के हालात, और आखिर में देखेंगे कि 4 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच क्या है वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में एक अच्छी खबर। मणिपुर के जिरीबाम में शांति बहाल करने के समझौते के 24 घंटे के भीतर ही फिर से हिंसा हुई है। जिरीबाम के लालपानी गांव में शुक्रवार 2 अगस्त की रात हथियारबंद लोगों ने कई राउंड फायरिंग की और एक घर को आग लगा दी। हालांकि वहां कोई रहता नहीं था। अधिकारियों ने बताया कि लालपानी के मैतेई लोगों के घर है। यहाँ के अधिकांश लोगों ने जिले में हिंसा भड़कने के बाद घर छोड़ दिया था। उपद्रवियों ने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में ढील का फायदा उठाकर हमला किया, लेकिन हमलावरों की अभी तक पहचान नहीं हुई है। बता दें कि घटना के बाद सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया है। वहीं मैतेई और कुकी समुदायों ने गुरुवार 1 अगस्त को असम के कछार से सटे CRPF ग्रुप सेंटर में एक बैठक के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और दोनों ही समुदायों ने जिले में स्थिति सामान्य करने, आगजनी और गोलाबारी की घटनाओं को रोकने की बात कही थी। दोनों पक्षों ने सुरक्षा बलों को भी पूरा साथ देने का आश्वासन दिया था। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए अब देखते हैं आगे की खबरें। केरल के वायनाड में 29 और 30 जुलाई की रात भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 361 पहुंच गई है। इन सभी शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इनमें 218 शवों की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन 143 लोगों के शरीर के सिर्फ टुकड़े ही बरामद हुए हैं। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने कहा है कि वायनाड में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन 206 लोग अभी भी लापता है। इन्हें खोजने में सेना, NDRF, फॉरेस्ट, पुलिस, पैरामिलिट्री और स्वयं सेवकों समेत 1400 से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं। बता दें कि सेना ने 1 अगस्त को मुंडकई, चुरलमाला, अट्टामाला और नूल पूजा गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी थी। अब सिर्फ मलबे में दबे शवों को ढूंढने का काम चल रहा है। कई जगह जमीन के अंदर मलबे में 20 से 30 फीट तक शवों के दबे होने की आशंका है। वहीं लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए डीप सर्च रडार मंगाया गया है। यह रडार जमीन के अंदर 80 मीटर तक की गहराई में इंसानों के फंसे होने का पता लगाता है। सेना इस रडार का इस्तेमाल बर्फीले इलाकों, खासकर सियाचिन, लद्दाख में एवलांच के बाद सर्चिंग ऑपरेशन के लिए करती है। आइए देखते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में लगातार तीसरे दिन फिर बादल फटा है। लाहौल स्पीति की पिन वैली में कल शाम करीब 6 बजे बादल फटने से बाढ़ आ गई। इसके बाद एक महिला बह गई थी, जिसका देर शाम पुलिस ने उसका शव बरामद कर लिया है। वहीं इससे पहले गुरुवार को 5 जगह बादल फटने से 8 लोगों की मौत हुई थी और 47 लोग लापता हुए थे। वहीं NDRF, SDRF, पुलिस और होमगार्ड के जवान लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा केदारनाथ में फंसे तीर्थयात्रियों को बचाने का अभियान आज शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। 10,500 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि केदारनाथ, भीमबल्ली और गौरीकुंड के करीब 1300 यात्री अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। केदारनाथ की यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने आज शनिवार 3 अगस्त को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को बाढ़ के हालात बन गए थे, जिसके चलते कोलार, तवा, बरगी समेत 9 बड़े डैम के गेट खोलने पड़े। वहीं मौसम विभाग ने इन 4 राज्यों के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए देखते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 6 सरकारी कर्मचारियों को एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल होने के चलते बर्खास्त कर दिया है। इनमें 5 पुलिसकर्मी और 1 टीचर शामिल है। सभी ड्रग्स का व्यापार और टेरर फंडिंग कर रहे थे। LG मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 की धारा 2 के पारा C का इस्तेमाल किया है। LG ने कहा कि ये सभी पाकिस्तान की ISI और उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों के नार्को टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे। वहीं जानकारी के अनुसार बर्खास्त कर्मचारियों में हेड कांस्टेबल फारूक अहमद शेख, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल सैफदीन, खालिद हुसैन, इरशाद अहमद चालुकू, कांस्टेबल रहमत शाह और शिक्षक नजमदीन शामिल हैं। बता दें कि अनुच्छेद के प्रोविजन C के मुताबिक राष्ट्रपति या राज्यपाल को सामान्य प्रक्रिया का सहारा लिए बिना किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार है, यदि उन्हें लगता है कि सार्वजनिक सेवा में उस व्यक्ति का बने रहना राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है। आइए देखते हैं अगली खबर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आज
आज शनिवार 3 अगस्त को कहा कि लोग कोर्ट के मामलों में इतने तंग आ जाते हैं कि वे बस सेटलमेंट चाहते हैं। कोर्ट का प्रोसेस पनिशमेंट जैसा लगता है। यह जज के रूप में हम सभी के लिए चिंता का बड़ा कारण है। सीजीआई ने कहा, हम कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम सेटलमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। सीजीआई ने यह भी कहा कि जब बी आर अम्बेडकर जैसे दिग्गजों ने संविधान बनाया था तो उन्होंने इसे एक मिशन के साथ बनाया था। सीजीआई बोले, भारत के सुप्रीम कोर्ट को 180 संवैधानिक मामलों में निपटने वाला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट बनाने का विचार नहीं था, बल्कि इसके पीछे न्याय सबके द्वार का विचार था। यह एक अदालत थी जिसे गरीब समाज के लिए बनाया जा रहा था, जहां न्याय तक पहुंच का अभाव था। बता दें कि सीजीआई ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लोक अदालत वीक के समरण उत्सव समारोह में कही है। वहीं इस समारोह में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर 29 जुलाई से 3 अगस्त तक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं अगली खबर। हमास चीफ इस्माइल हानिये की मौत के मामले में ईरान ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ईरान के कई इंटेलिजेंट अफसर, सैन्य अधिकारी और गेस्ट हाउस का स्टाफ शामिल है। यह वही गेस्ट हाउस है जहां हानिये पर हमला हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ईरान ने हानिये की सुरक्षा में चूक को देखते हुए यह गिरफ्तारियां की है। दरअसल हानिये ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचा था। वह जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की सेना IRGC के पास रहती है। वहीं ब्रिटिश मीडिया हाउस द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हानिये को मारने के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने इस काम के लिए ईरान के ही सिक्योरिटी एजेंट्स को हायर किया था। बता दें कि कल शुक्रवार को कतर की राजधानी दोहा में हानिये को सुपुर्द खाक किया गया है। उसे कतर के शाही कब्रिस्तान लुसैल में दफनाया गया है। इस दौरान कतर और फिलिस्तीनी गुटों के हजारों नेता मौजूद रहे। अंतिम विदाई से पहले दोहा की सबसे बड़ी मस्जिद में हानिये के लिए नमाज भी पढ़ी गई। आइए देखते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 3 अगस्त को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के 32वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं। यही हमारे अनुभव भी हैं। बता दें कि यह कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में हो रही है। यह कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में खेती और उससे जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान खोजने के लिए हर 3 साल में आयोजित की जाती है। भारत में इसका आयोजन 65 साल के बाद किया जा रहा है। यहाँ इसका आयोजन 2 से 7 अगस्त तक होगा। वहीं इस साल के कॉन्फ्रेंस का विषय ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जैसी समस्याओं से निपटना है। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर में एग्रीकल्चर से जुड़ी चुनौतियों के प्रति भारत के प्रोएक्टिव अप्रोच को हाईलाइट करने के साथ साथ देश की एग्रीकल्चर रिसर्च और पॉलिसी में हुई ग्रोथ को दिखाया जाएगा। आइए देखते हैं अगली खबर। शिवसेना उद्धव गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज शनिवार 3 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है। इसके साथ ही उद्धव ने गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया। बोले, अब्दाली ने पानीपत के युद्ध में मराठों को हराया था। दरअसल 21 जुलाई को अमित शाह ने पुणे में ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा था। उद्धव इसी का जवाब तंज में दे रहे थे। उसी को लेकर आज 3 अगस्त को उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने अपने हिंदुत्व की व्याख्या की है। इसके बावजूद अगर मुस्लिम हमारे साथ हैं तो भाजपा के मुताबिक हम ऑरेंज फैन क्लब हैं। इस हिसाब से तो आप जो कर रहे हैं वह पावर जिहाद है। आइए देखते हैं अगली खबर। तीरंदाज दीपिका कुमारी पेरिस ओलंपिक में आर्चरी की विमेंस इंडिविजुअल कैटेगरी का क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुका है। वे कोरिया की नेम सू योन से खेल रही हैं। दीपिका ने जर्मनी के मिशेल क्रोपेन को 6-4 से हरा दिया है। वहीं भारत को 2 मेडल दिला चुकी स्टार शूटर मनु भाकर तीसरे मेडल से चूक गई हैं। वे 25 मीटर विमेंस पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर रही। तीसरे स्थान के लिए हुए शूट ऑफ में उनके 3 निशाने चूक गए। उनका मुकाबला हंगरी की मेजर वेरोनिका से था। बता दें कि फाइनल में मनु ने 28 पॉइंट स्कोर किए हैं, जबकि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हंगरी की मेजर वेरोनिका ने 31 पॉइंट स्कोर किए थे। कोरियाई शूटर यांग जीन ने 37 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता है। फ्रांस की कैमिली को सिल्वर मिला। उन्होंने भी 37 पॉइंट हासिल किए थे, लेकिन वे गोल्ड के लिए शूट ऑफ में टारगेट पर एक निशाना ही लगा सकी। और आइए अब देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। वायनाड लैंडस्लाइड में चौथे दिन एक अच्छी खबर सामने आई है। वन अधिकारियों ने 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद एक दूर दराज आदिवासी इलाके से 4 बच्चों समेत 6 लोगों को रेस्क्यू किया है। बच्चे 1 साल से 4 साल तक के हैं। पनिया समुदाय का यह आदिवासी परिवार पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में फंसा हुआ था। न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कलपेट्टा रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर हसीस ने बताया कि हमने गुरुवार को माँ और 4 साल के बच्चे को जंगल के पास भटकते हुए देखा था। तो पूछताछ में उसने अपना नाम शांता बताया। उसने बताया कि वे लोग चुरलमाला के एराट्टा कुंडूरू में रहते हैं। उनके 3 और बच्चे हैं और उनके पिता भूखे प्यासे पहाड़ी पर एक गुफा में फंसे हुए हैं। इसके बाद हमने 4 लोगों की टीम बनाई। भारी बारिश के बीच फिसलन भरी और खड़ी चट्टानों से होकर टीम ने 8 घंटे की कोशिश के बाद इन्हें निकालने में सफलता हासिल कर ली है। वहीं इस पर केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने शुक्रवार को इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए लिखा कि भूस्खलन प्रभावित वायनाड में हमारे साहसी वन अधिकारियों ने 8 घंटे की कोशिश के बाद अंदरूनी इलाके से 6 जानें बचाई है। वन अधिकारी
अधिकारियों का यह जज्बा हमें याद दिलाता है कि संकट की घड़ी में भी केरल की जीवटता चमकती रहती है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।